Hello students. Today I am going to discuss the sixth lecture of coordinate geometry. और जैसा कि हमने इसके पहले लेक्चर में बता रखा था आपके पास कि सेक्शन फॉर्मूला, उसका एप्लीकेशन, उसके बाद हमने एक छोटा सा थ्योरम बताया था, उस थ्योरम को प्रॉब्लम में यूज करने का तरीका सिखाया था। और उसी लेक्चर में हमने बोला था आपको कि इस लेक्चर में हम लोग सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, एक्स सेंटर ऑफ द ट्रायंगल एज वेल एज 9 पॉइंट सेंटर ऑफ द ट्रायंगल को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले वाले चैप्टर में ये सारे पॉइंट्स का डिस्कशन के लिए टाइम कम पड़ गया था। तो आइए हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारे सेंटर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेकर चलते हैं सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल के बारे में सारे बच्चों को पता है, आप 9th और 10th में भी पढ़े होंगे सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल के बारे में कि इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल। हम लोग बोलते हैं ना, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस of the triangle. It is denoted by कैपिटल G। मतलब मीडियन होता क्या है, ध्यान देना सारे बच्चे, मीडियंस हमने लिखा ना, मीडियंस होता क्या है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सब जो डेफिनेशन है ना आप 9th-10th में भी पढ़ चुके हैं, बट एक जस्ट एक रफली आइडिया दे रहा हूं मैं, आई मीन टू से रिवीजन के फॉर्म में। मीडियंस होता क्या है, तो हम लोग बोलते हैं वैसा लाइन सेगमेंट जो ट्रायंगल के साइड को बाइसेक्ट करे और वो लाइन हमारे पास अपोजिट वर्टेक्स से पास करे। आई मीन टू से कि मैं बोल सकता हूं कि हमारे पास BC का जो मीडियन होगा कुछ इस तरीके से मैं ले लूं, अगर AD को मैं बोलूं BC का मीडियन है तो पक्की बात है कि ये साइड और ये साइड का लेंथ इक्वल होगा। आई मीन टू से कि BD इक्वल टू DC। उसी तरीके से मैं अगर मैं ये BE को मीडियन बोलूं तो मैं बोलूंगा ये साइड और ये साइड इक्वल होगा। उसी तरीके से मैं CF को मीडियन बोलूं, आई मीन टू से AB का मीडियन बोलूं मैं, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ना कि ये साइड का लेंथ और ये साइड का लेंथ आई मीन A और FB इक्वल होगा। तो हमने क्या बोला कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस तो हमारे पास ये है, इस पॉइंट को वही हम लोग बोलेंगे सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, सारे लोग क्लियर है ना। तो आइए हम लोग लेके चलते हैं सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट होता क्या है। तो आप बताओ कि हमने A को मान लिया x1 y1, B को हमने मान लिया x2 y2, C का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x3 y3। अब आप एक बात बताओ मेरे को, ध्यान देना कि D BC का मिड पॉइंट है, क्यों, मीडियन के कॉन्सेप्ट से। तो D का कोऑर्डिनेट हम लोग मिड पॉइंट के हेल्प से लिख सकते हैं x2 प्लस x3 बाई 2, उसी तरीके से y2 प्लस y3 बाई 2। ठीक है, आपको पता है कि सेंट्रोइड जो होता है प्रत्येक मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। आई मीन टू से कि अगर मैं इसको 2 ले लूं तो ये 1 होगा, उसी तरीके से अगर मैं इसको 2 ले लूं तो ये 1 होगा, उसी तरीके से अगर मैं इसको 2 ले लूं तो ये 1 होगा। आप बताओ कि G का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं कि लेट G इक्विवेलेंट टू xy। तो एक बात बताओ कि G का कोऑर्डिनेट अगर मेरे को निकालना है, A का कोऑर्डिनेट मुझे पता है, D का कोऑर्डिनेट मुझे पता है, तो A और D के रेस्पेक्ट में हम लोग सेक्शन फॉर्मूला बड़े आराम से यूज कर सकते हैं सब्सटेट कि मैं G तक पहुंच जाऊं। तो इसको इस तरीके से भी लेके चल सकते हो और आसानी से वैसे कर दो। तो ये हमारे पास A हो गया, ये हमारे पास D हो गया, A का कोऑर्डिनेट x1 y1, D का कोऑर्डिनेट हमारे पास लिख दिया मैंने x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2। ठीक है, और ये G हमने ले लिया था क्या, xy, रेशियो 2:1 ले लिया। तो बड़े आराम से सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि सिंस x इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ ना 2 इंटू x2 प्लस x3 बाई 2, तो 2 इंटू x2 प्लस x3 बाई 2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना हो जाएगा 2 प्लस 1। सिमिलरली
y इक्वल टू कितना मैं बोलूंगा 2 इंटू वाई टू प्लस वाई थ्री बाई टू, तो 2 इंटू वाई टू प्लस वाई थ्री बाई टू प्लस 1 इंटू वाई वन बाई टू प्लस 1। अब सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया बताओ, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और यहाँ से भी सिंप्लीफाई इसको कर सकते हो ना, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। देयरफॉर हमारे पास g का कोऑर्डिनेट xy जो हमारे पास आ गया इक्विवेलेंट टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। मतलब कुछ यूं बोल सकते हैं हमारे पास कि सम ऑफ द एब्सिसास डिवाइडेड बाई 3 और सम ऑफ द ऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाई 3, या फिर यूं बोल सकते हैं हम लोग कि एब्सिसास जो होंगे हमारे पास वर्टिसेस के, उसका जो होगा एवरेज, तो उसका एवरेज करने का मतलब क्या है कि एब्सिसास हमारे पास कितना है x1 x2 और x3 है, तो तीनों का एवरेज क्या मैं बोलूंगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, एवरेज बोलते हैं ना, या फिर अरिथमेटिक मीन बोल लो, बात तो बराबर ही है। उसी तरीके से हमारे पास ऑर्डिनेट का एवरेज ले लेंगे, तो ऑर्डिनेट हमारे पास क्या है y1 y2 और y3, तो तीनों का एवरेज क्या होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ठीक है ना। तो आइए लेके चलते हैं इसको, प्रॉब्लम में हम लोग यूज कैसे करेंगे, ध्यान देना बच्चों। देखो बच्चों, हमने फिर से फॉर्मूला लिख लिया, ए बी सी हमने वर्टिसेस ले लिया, x1 y1 x2 y2 और ये x3 और y3, ठीक है। ये g हमारे पास है, g का जो कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया इक्विवेलेंट टू व्हाट x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, उसी तरीके से y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो एक बात समझना, मैं देखो बार बार शुरू के क्लास से मैं बोलते आ रहा हूं, आई मीन डे 1 से बोलते आ रहा हूं कि आप प्रूविंग पे ज्यादा दिमाग मत खराब करना। किसी भी फॉर्मूले का प्रूविंग क्या होता है, प्रूविंग को जितने देर में आप पढ़ोगे ना, उससे कहीं कम टाइम में आप उसको यूज करने का तरीका सीखो, उसका एप्लीकेशन पार्ट सीखो। जैसे अगर किसी ने बोल दिया ये फॉर्मूला आया कहां से, मैंने प्रूविंग बता दिया, अब मैं बोल रहा हूँ प्रूविंग का यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, डायरेक्ट और लेके चलते हैं कि हम लोग मान के चलते हैं कि सेंट्रोइड का फॉर्मूला जो होता है सम ऑफ द एब्सिसास डिवाइडेड बाय 3 सम ऑफ द ऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 3। अब डायरेक्टली अगर इसको प्रॉब्लम में यूज करना चाहूं तो जरा सोचो कि अगर मैं ट्रायंगल का वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दे दूं तो किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रोइड आप पता कर लोगे, मैं बोलूंगा बिल्कुल पता कर लोगे, क्यों, फॉर्मूला पुट कर देंगे। मेरी बात को अच्छे से समझना। जैसे अगर मैं एक छोटा सा बिल्कुल क्वेश्चन, मेरा इंटेंशन यहाँ पर क्वेश्चन का बताने का ये नहीं है ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, नहीं, मेरा इंटेंशन बस ये है कि इसको प्रॉब्लम में यूज करने का तरीका समझाना। कि हमने ए बी और सी कोऑर्डिनेट दे दिया -1, 2, 3, 5 और ये दे दिया -7, -4, ठीक है। हमने बोल दिया बताओ इसका जी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो बड़े आराम से इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं आंसर में। क्या बोलेंगे, जी इक्विवेलेंट टू -1 प्लस 3 -1 प्लस 3 और ये -7 हो जाएगा बाई 3। उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट तो 2 प्लस 5 -4 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, जो भी आएगा कैलकुलेट करके लिख दो। मतलब बोलना ये चाह रहा हूं मैं कि ध्यान देना सारे लोग कि सर आप वर्टिसेस दोगे सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट बड़े आराम से निकाल लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं कि मैं सेंट्रोइड ही दे दूं, 2 वर्टेक्स दे दूं और बोल दूं थर्ड वर्टेक्स का वैल्यू बताओ क्या होगा, आई मीन कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, वो भी निकल जाएगा। बोलो क्यों, क्योंकि थर्ड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेंगे x और y, 2 वेरिएबल। तो जैसे ही आपने 2 वेरिएबल माना तो 2 इक्वेशन को ढूंढने की कोशिश करो, तो 2 इक्वेशन मेरे पास है ना, इसका x कोऑर्डिनेट इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, इसका y कोऑर्डिनेट इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। 2 इक्वेशन 2 अननोन बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हो। आई मीन टू से कि मैं ऐसा क्वेश्चन कर सकता था एग्जांपल 2 कि एक ट्रायंगल हमारे पास है ABC, ए का वर्टेक्स दिया हुआ है -2, -1, बी का वर्टेक्स दिया हुआ है हमारे पास 2, 3 और सी का वर्टेक्स मेरे को दिया हुआ है x और y, जो कि मेरे को x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालना है अगर सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट दे दिया गया है 1, 2। बड़े आराम से निकाल सकते हैं सब लोग, है कि नहीं है। देखो सॉल्यूशन में क्या बोलेंगे हम लोग, सिंस सेंट्रोइड का फॉर्मूला 1 इक्वल टू -2 प्लस 2 प्लस x बाई 3
उसी तरीके से हमारे पास सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट 2 इक्वल टू -1 प्लस 3 प्लस y बाई 3। तो यहाँ से बड़े आराम से x का वैल्यू बोल सकते हैं, -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू हमारे पास हो गया 3, और यहाँ से y का वैल्यू हो जाएगा कितना बताओ, तो 3 - 1 2, और ये 6 में से 2 गया 4, तो हमारे पास आ गया 3 4। मेरा इंटेंशन ये नहीं है, ध्यान देना, कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा या फिर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। मेरा इंटेंशन इस बात पे है, जरा समझना मेरे पास, कि G निकल जाएगा तभी जब आप वर्टिसेस दोगे, मतलब वर्टिसेस के हेल्प से G का कोऑर्डिनेट बोल दो निकालने के लिए, या फिर ऐसा करो कि दो वर्टेक्स दो G दो, तो कोई एक थर्ड कोऑर्डिनेट का वैल्यू बोल दो निकालने के लिए। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं ट्रायंगल का साइड का मिड पॉइंट दे दूं और बोल दूं बताओ ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या होगा। जैसे सपोज करो, ध्यान देना सारे लोग, बढ़िया से समझना इस क्वेश्चन को। एग्जाम्पल 3, हमने एक ट्रायंगल दिया ABC, और ये हमारे पास DE और ये F हमारे पास है, जहां पे DEF जो है मिड पॉइंट है साइड्स का। आई मीन टू से कि मैं कुछ ऐसा कर देता हूं सच दैट कि DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB BC एंड CD, AB BC एंड CA कहलाए। इसका कोऑर्डिनेट दे देता हूं मैं, -1, 3, 2, 5 और -2, 4। ठीक है, मेरी बात को अच्छा से समझना, और मेरे को ना सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट चाहिए। अब जरा सोचो, ध्यान देना सारे लोग, सेंट्रोइड के लिए तो मेरे को इसका x1 y1 x2 y2 और x3 y3 चाहिए, तो कोई इशू नहीं है सर। अगर सॉल्यूशन की मैं बात करूंगा, ध्यान देना सारे लोग, ABC, x1 y1, ये x2 y2 ले लिया मैंने, और ये हमने x3 और y3 ले लिया मैंने। ठीक है, अब बताओ हमने कितना वेरिएबल्स लिया, 1 2 3 4 5 एंड 6 वेरिएबल्स लिया। तो पक्की बात है मेरे को 6 इक्वेशन चाहिए चाहिए। जो हमारे पास इजीएस्ट मेथड है मैं उसी की पहले बात कर ले रहा हूं। इसको और बहुत सारे तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग इसी के इसी मेथड को लेकर चले कि सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट चाहिए, इसका मतलब मेरे को वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल चाहिए। तो वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल हमने एज्यूम कर लिया। अब ये बताओ, ये D हमारे पास क्या है, -1 3, ये E हमारे पास क्या है 2 5, ये F हमारे पास क्या है -2 और 4। तो बड़े आराम से हम लोग x1 y1 x2 y2 और x3 y3 में 6 इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे, डिस्टेंस पैरामीटर से मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हुए। बताओ x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू -2, हम लोग बड़े आराम से बोल सकते हैं x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू -2। उसी तरीके से मैं यहाँ पर से बोल सकता हूँ कि y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल टू 4। तो चलो बताओ, इसमें हमारे पास लो मिड पॉइंट का फॉर्मूला x2 प्लस x3 बाई 2 इक्वल टू -1, तो y2 प्लस y3 बाई 2 इक्वल टू 3। उसी तरीके से मैं यहाँ पे बात करूँ x1 प्लस x3 बाई 2 इक्वल टू 2 और y1 प्लस y3 बाई 2 इक्वल टू 5। अब देखो मेरे पास 6 इक्वेशन आ गए। इस 6 इक्वेशन से x1 y1 x2 y2 और x3 y3 का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो होगा ही होगा, आई मीन टू से थोड़ा कैलकुलेटिव तो होगा ही होगा। बट आपको ना x1 y1 x2 y2 और x3 y3 का वैल्यू को निकालने की जरूरत ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि सेंट्रोइड का पहले बताओ फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ द हमारे पास एब्सिसास चाहिए एंड सम ऑफ द ऑर्डिनेट्स चाहिए। तो सम ऑफ द एब्सिसास एंड सम ऑफ द ऑर्डिनेट्स के लिए हम लोग कुछ ऐसा करें कि इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको 5 मान लेता हूं और इसको 6 मान लेता हूं। मैं इस तीनों को ऐड कर देता हूं, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। देखो ना जरा, अगर मैं ऐड करूंगा तो 2 2 2 एलसीएम हो जाएगा। तो हमारे पास x1 प्लस x1 2x1 हो जाएगा, x2 प्लस x2 2x2 हो जाएगा, x3 प्लस x3 2x3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 एंड इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा बताओ, -2 प्लस -1 प्लस 2। क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है कि मेरे को x1 x2 और x3 निकालने की जरूरत ही नहीं है सर। आप ना सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले का जो एक्सप्रेशन है ना उसी का वैल्यू आप निकाल दो, तो उसका वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। 2 से टू कॉमन लेकर के कैंसिल कर दो, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू आ गया ये
2 और -2 कैंसिल हो जाएगा तो -1, और डिवाइडेड बाई 3 करूंगा तो इधर भी डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। तो उसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ ना कि 4 + 5 + अगर मैं 6 करूंगा तो बताओ 2 2 2 एलसीएम ले लेंगे तो नीचे 2 हो जाएगा। उसी तरीके से y1 + y1 2y1 y2 + y2 2y2 y3 + y3 2y3। तो 2 कॉमन करके एलसीएम वाले 2 से कैंसिल कर दो, जैसे हमने यहाँ पे कैंसिल किया था। तो हमारे पास कितना आ जाएगा y1 + y2 + y3 = तीनों को मैं ऐड कर देता हूँ तो 4 + 3 7 7 + 5 12, और मेरे को डिवाइडेड बाई 3 चाहिए तो डिवाइडेड बाई 3 कर दूंगा। देयरफॉर g का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा -1/3 एंड 4। क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्लियर है ना? तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हम लोग कुछ इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। आई मीन मिड पॉइंट का फॉर्मूला दे दिया जाए, सॉरी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया जाए तो एक बात ध्यान देना, हमारे पास सेंट्रॉइड को प्रॉब्लम में यूज कैसे कर रहे हैं इसको समझने की कोशिश करना आप लोग। हमने पहला क्वेश्चन क्या बताया कि सर वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दे दो सेंट्रॉइड निकल जाएगा। दूसरा क्या हमने बताया कि दो वर्टेक्स दो सेंट्रॉइड दे दो, सेंट्रॉइड पहले निकालना था, आप सेंट्रॉइड दे रहे हैं, दो वर्टेक्स दे रहे हैं तो थर्ड वर्टेक्स के वैल्यू को आप बारे में आप पता कर सकते हो। थर्ड हमने क्वेश्चन क्या बताया कि नहीं वर्टिसेस नहीं दो, ट्रायंगल का साइड का मिड पॉइंट दे दो, तो उसके हेल्प से भी हम लोग सेंट्रॉइड पे पहुंच सकते हैं। मैंने क्या बोला, सबको समझ में आया? अब जरा सोचो कि अगर ये मिड पॉइंट हमने नहीं दिया होता, मैं डी का कोऑर्डिनेट, ई का कोऑर्डिनेट और एफ का कोऑर्डिनेट दे दूं और बोल दूं बताओ सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 निकालना तो मजबूरी है। लेकिन चूंकि मिड पॉइंट नहीं दिया गया है तो आपको किसी भी हाल में रेशियो देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? रेशियो दोगे तभी आप बी और सी का कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूले के हेल्प से आप निकाल सकते हो। तो एक बात समझना कि अगर मिड पॉइंट दे दिया गया तब तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर मिड पॉइंट नहीं देता हूं मैं, डी का कोऑर्डिनेट सिंपली देता हूं -1, और क्वेश्चन में फिक्स नहीं है कि वेयर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड, तो आपके पास रेशियो देना पड़ेगा कि ये हमारे पास डी जो है बी सी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ऐसा इसलिए ताकि मैं बी और सी के जो कोऑर्डिनेट्स को जो मैं एज्यूम करूंगा x2 y2 और x3 y3, तो x2 y2 और x3 y3 में मेरे पास इक्वेशन आ जाए किसको यूज करते हुए, सेक्शन फॉर्मूले को यूज करते हुए। इट शुड बी रिमेंबर। मैंने जो बोला सबको समझ में आया? क्लियर है? एक क्वेश्चन आपके पास ऐसा भी बन सकता है, जरा अच्छे से सोचना, ध्यान देना सारे लोग। देखो बच्चों सारे लोग, नेक्स्ट एग्जांपल, ट्रायंगल एबीसी दिया गया है, AB का इक्वेशन दे दिया गया है, AB इक्विवेलेंट टू A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, BC इक्विवेलेंट टू A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, CA इक्विवेलेंट टू A3x प्लस B3y प्लस C3 इक्वल टू 0। मतलब एक्चुअली अब हमारे पास ट्रायंगल का साइड का इक्वेशन दे दिया गया है और मेरे को बोला गया है कि सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल बताना है क्या। तो मैं बात वही कहूंगा, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल के लिए किसी भी हाल में मेरे को वर्टिसेस पे पहुंचना पड़ेगा। वर्टिसेस निकालना मैंडेटरी है अगर आप चाहते हो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल का जो फॉर्मूला हमने दिया उसको यूज करना। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं, ध्यान दो सारे बच्चों, ए बी सी हमने वर्टिसेस मान लिया x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3 मान लिया, ठीक है। अब तुम्हें बताओ कि हमारे पास AB का इक्वेशन दिया हुआ है, AC का इक्वेशन भी दिया हुआ है, तो जरा प्रैक्टिकली सोचो कि अगर मैं AB एंड AC का जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको मैं लिख लेता हूं पहले, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड A3x प्लस B3y प्लस C3 इक्वल टू 0। अब जरा सोचो कि इस दो लीनियर इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व कर दूं, सॉल्विंग दे, तो यहां से मुझे x और y निकलेगा। दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x और y तो निकलेगा ही निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ, बढ़िया से समझना, कि ये x और y जो निकला वो किस कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक बात बताओ कि AB का इक्वेशन हमारे पास ये रहा, AC का इक्वेशन हमारे पास ये रहा, तो इस दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे ना तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा। इट शुड बी रिमेंबर कि दो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं
और वहां से x और y का जो वैल्यू निकलेगा तो मैं बोलूंगा कि वो जो होगा x और y का वैल्यू जो दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो ये जो x और y का कोऑर्डिनेट जो निकलेगा ना वो x1 और y1 को रिप्रेजेंट करेगा। आई मीन टू से इक्विवेलेंट टू x1 और y1। तो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं यहां से समझने की कोशिश करो कि AB और AC को सॉल्व करूंगा तो x1 y1 निकल जाएगा। उसी तरीके से मैं बोल सकता हूं AB और BC को सॉल्व करूंगा तो x2 y2 निकल जाएगा। उसी तरीके से BC और AC को सॉल्व करूंगा तो x3 y3 निकल जाएगा। मैं जो बोलना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो यहां से मैं बोल सकता हूं ना कि हमारे पास x1 y1 निकल गया। और उसी तरीके से आप बताओ कि BC और AC को सॉल्व करते हैं तो BC एंड AC इक्वेशन को लिख देता हूं मैं। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 और AC का इक्वेशन जो है a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग देम तो मेरे पास जो x और y जो आएगा ना वो इक्विवेलेंट टू हमारे पास आ जाएगा। BC और AC को सॉल्व किया तो इक्विवेलेंट टू आ जाएगा x3 और y3 आ जाएगा। अब एक बात बताओ कि नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं AC और AB ले लेते। AC और AB तो ले लिया, BC और AC भी ले लिया हमने। अब एक बच गया हमारे पास क्या, BC और AC ले लिया और एक बच गया हमारे पास कौन सा देखो तो AC बच गया और हमारे पास क्या बच गया, AB भी ले लिया मैंने तो BC और AB, BC और AB एक बच गया। तो अब लेके चलते हैं हमारे पास AB एंड BC। देखो अच्छे से तो AB एंड BC के लिए हम लोग AB का इक्वेशन क्या हमारे पास है तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और BC के लिए हमारे पास क्या था तो BC का इक्वेशन हमारे पास है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस दोनों को सॉल्व करेंगे ना, सॉल्विंग देम तो जो तुम्हारे पास x और y का वैल्यू आएगा दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू x2 और y2 आएगा। अब तुम बताओ कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 निकल गया तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट बड़े आराम से निकाल सकते हैं। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट x और y मानते हुए, क्यों कि x और y आई मीन टू से g मैं बोल सकता हूं ना कि इक्विवेलेंट टू xy और xy का जो कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास कितना होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। देखो बच्चों मैं बोलना यहाँ पे ये चाह रहा हूँ ना, मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पे इस क्वेश्चन को बताने के पीछे मेरा इंटेंशन ये है। सबसे पहला इंटेंशन कि दो स्ट्रेट लाइन अगर दोनों एक दूसरे को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और दोनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है ना तो उस दोनों इक्वेशन को अगर तुम सॉल्व करोगे ना तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इट शुड बी रिमेंबर। तो पहला हमारे पास मोटो तो ये था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ दो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से, ठीक है। दूसरा हमारे पास इंटेंशन ये था कि ये क्वेश्चन हमारे पास बनेगा कैसे तो यहाँ पे मैं फिर बोलना चाह रहा हूँ कि सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए देने का मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि हमारे पास ट्रायंगल का वर्टिसेस ना देकर ट्रायंगल का साइड का इक्वेशन ही दे दे और सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट बोल दे निकालने के लिए। तो जब भी साइड का इक्वेशन देगा ना तो पहले ए बी और सी निकाल देना विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट और उसके बाद सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल में बड़े आराम से पहुंच सकते हैं, है कि नहीं। और एक और जो सिंपलेस्ट क्वेश्चन हो सकता है आई मीन टू से साइड के इक्वेशन के हेल्प से ही, आई मीन टू से कि लाइन के इक्वेशन के हेल्प से ही कुछ इस तरीके का क्वेश्चन। देखो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल बिल्कुल इजी बोल सकते हो 9-10th लेवल का। ये हमारे पास ये AD हुआ मीडियन, ये BE मीडियन हो गया और ये हमने ले लिया CF मीडियन, ठीक है। और ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन G हो गया। मेरे को ना G का कोऑर्डिनेट चाहिए F जो हमारे पास है AD इक्विवेलेंट टू दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। आई मीन टू से कि हमारे पास BE इक्विवेलेंट टू दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 और CF इक्विवेलेंट टू दिया हुआ है a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। तो आप एक बात बताओ कि मेरे को G का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो G का कोऑर्डिनेट तो जैसे अभी हमने बताया कि ये AB और ये AC है तो ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ये होगा, मतलब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। व्हाट डज इट मीन बाय दिस? इट मींस ओनली दैट कि आप बताओ कि BE का इक्वेशन दिया हुआ है, CF दिया हुआ है, AD का इक्वेशन दिया हुआ है तो किसी भी दो इक्वेशन को मतलब कि AD और BE को सॉल्व करूंगा तो यहां से जो x और y का वैल्यू आएगा वो हमारे पास दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। मतलब AD ध्यान देना और BE को सॉल्व करूंगा तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आया।
व्हाट डज इट मीन बाय दिस कि सर दोनों को सॉल्व करोगे तो जो x और y का वैल्यू आएगा वही सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल होगा। तो बोलो इस बात की क्या गारंटी है? तो हाँ, गारंटी इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो हमारे पास दोनों को सॉल्व किया तो जो x और y का वैल्यू आया वो x और y का वैल्यू थर्ड को सेटिस्फाई करेगा तो सेंट्रोइड हुआ। थर्ड को सेटिस्फाई अगर नहीं किया तो मैं बोलूंगा क्वेश्चन है हमारे पास एब्सर्ड है। क्यों? क्योंकि आप दे रहे हो तीनों मीडियन का इक्वेशन दे रहे हो। तीनों मीडियन का इक्वेशन देने का मतलब यही हुआ ना कि किसी भी दो को सॉल्व कर दो। दो मीडियन अगर एक पॉइंट से पास करते हैं तो थर्ड मीडियन को भी उस पॉइंट से पास करना मजबूरी है। आई मीन टू से कि ऑल द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट करने का मतलब है कि एक पॉइंट से पास करना। तो एक बात बताओ कि दो को सॉल्व करेंगे तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया तो अगर वो सेंट्रोइड है, आई मीन टू से अगर वो तीनों मीडियंस है तो पक्की बात है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। मतलब यहां से बोलने का मेरे पास इंटेंशन ये है कि आपने किसी दो इक्वेशन को सॉल्व किया, किसी दो मीडियंस को सॉल्व किया, जो x और y का वैल्यू आया वो x और y का वैल्यू अगर थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो बड़े आराम से हम लोग बोल देंगे कि जो हमारे पास वो पॉइंट आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, वो हमारे पास सेंट्रोइड आया। लेकिन अगर थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो मैं इतना ही बोल सकता हूं वो क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है वो गलत है। क्वेश्चन ही हमारे पास गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है ना? तो आइए लेके चलते हैं हम लोग सेंट्रोइड से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज और उस प्रॉपर्टीज का प्रॉब्लम में एप्लीकेशन क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रोइड एंड मीडियन। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी हम लोग के पास है कि सेंट्रोइड जो होता है प्रत्येक मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये हमने यूज कर रखा था सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट को निकालने में। आई मीन टू से कि ये x1 y1 हमने मान लिया a का वैल्यू, b का कोऑर्डिनेट हमने x2 y2 मान लिया, c का कोऑर्डिनेट हमने x3 और y3 मान लिया। ये AD हमारे पास मीडियन हो गया। आई मीन ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा। BE मीडियन हमने मान लिया, इसका मतलब है कि CE का लेंथ और AE का लेंथ हमारे पास इक्वल होगा। CF हमने मीडियन मान लिया, इसका मतलब है AF का लेंथ और BF का लेंथ इक्वल होगा। तो ये जो G होता है ना वो प्रत्येक मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो फर्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी होगा कि सेंट्रोइड डिवाइड इच मीडियन in the ratio 2:1। ध्यान देना, प्रूविंग भी है ये सब सारे का, बता रहा हूं मैं, बट दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है प्रूविंग पे। प्रूविंग का मेनली यूज होता नहीं है। हाँ, प्रूविंग से ये होगा थोड़ा सा माइंड का लेवल थोड़ा सा इनहांस करेगा। तो इतना 9th 10th के ज्योमेट्री में हम लोग प्रूविंग बहुत सारा कर चुके हैं और इनफैक्ट 9th में ज्यादा किए होंगे 10th के कंपैरेटिवली। ठीक है, तो आओ लेके चलते इसको प्रॉब्लम में हम लोग यूज कैसे करेंगे। सेंट्रोइड जो है प्रत्येक मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। इसका प्रॉब्लम में यूज करने का तरीका, तो बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज करो कि हमने क्वेश्चन में ये दे दिया, अच्छे से देख ध्यान देना बच्चों कि हमने ABC एक ट्रायंगल दे दिया, ये हमारे पास AD मीडियन है। ठीक है, अच्छे से ध्यान दो बच्चों। और ये हमने A का वर्टेक्स दे दिया 2,5, सेंट्रोइड का हमने कोऑर्डिनेट दे दिया, G का कोऑर्डिनेट दे दिया मैंने 1,3। तो पता लगाओ B का कोऑर्डिनेट क्या होगा। बड़े आराम से लोग निकाल सकते हैं सेक्शन फार्मूला के हेल्प से। ध्यान दो मेरी बात को, क्या सेंट्रोइड डिवाइड्स इस मीडियन इन द रेशियो 2:1। या फिर सेकंड क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, इसी में थोड़ा सा और क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। बस मेनली इसी को यूज करना है मेरे को कि हमने ये AD मीडियन दे दिया, ठीक है, और ये हमारे पास G हो गया। A का वर्टेक्स मैं दे रहा हूं 2,5, D का वर्टेक्स हमने D का हमने पोजीशन दे दिया 1,3। तो मेरे को G का कोऑर्डिनेट चाहिए। बड़े आराम से निकाल सकते हैं G का कोऑर्डिनेट x, y मानते हो सेंट्रोइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। मतलब कि अगर सॉल्यूशन में लेकर चलूं सेकंड क्वेश्चन को तो ऐसा है सर, ध्यान देना बच्चों सारे लोग कि ये हमने AD मीडियन लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। A का कोऑर्डिनेट मेरे को
जस्ट लिसन टू मी। ए का कोऑर्डिनेट मेरे को दिया हुआ है 2 5, बी का कोऑर्डिनेट मेरे को दिया हुआ है 1 3, और मेरे को जी का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो जी का कोऑर्डिनेट को हम लोग मान लेंगे एक्स वाई और रेशियो 2:1। तो आप बताओ सेक्शन फॉर्मूला लगाओ ए और डी के रेस्पेक्ट में। सिंस x इक्विवेलेंट टू 2 into 1 प्लस 1 into 2 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या मैं बोलूंगा 1 plus 2, उसी तरीके से y इक्विवेलेंट टू बोलेंगे हम लोग 2 into 3 प्लस 1 into 5 बाई 1 plus 2। तो ये हो गया 2 plus 2 4 by 3, और ये हो गया 6 plus 5 11 by 3। तो हमारे पास सेंट्रोइड बड़े आराम से यहां से बोल सकते हैं 4 by 3 आ गया और 11 by 3 आ गया। तो आप एक बात बताओ, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम लोग नहीं निकाल सकते हो क्या? इस फर्स्ट क्वेश्चन को ऐसा करते हैं, एक लाइन सेगमेंट ऐसा ले लिया हमने, ये ए ले लिया, ये जी ले लिया और ये हमने डी ले लिया। ए का कोऑर्डिनेट 2 5 हो गया, जी का कोऑर्डिनेट 1 3 हो गया, इसका कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूं एक्स वाई, रेशियो 2:1। तो क्या एक्स और वाई का वैल्यू ये निकल जाएगा? बड़े आराम से निकाल लोगे, इसी के रिस्पेक्ट में निकालो ना, इस पे सेक्शन फॉर्मूला लगाओ इस दोनों के रिस्पेक्ट में। मतलब बोलना क्या चाह रहे हैं कि इसको प्रॉब्लम में कैसे यूज कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? सेंट्रोइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। चलिए आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 2। देखो सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास ए बी सी ट्रायंगल हमारे पास हुआ, ये एडी मीडियन हुआ। तो एक्चुअली एडी मीडियन जो हमने प्लॉट किया है, तो इस एडी मीडियन से ना एक ट्रायंगल का दो पार्ट बन गया। ट्रायंगल का दो पार्ट बनने का मतलब ये है कि अगर हमने इसको A1 मान लिया और इसको हमने A2 मान लिया, तो हम लोग बोलेंगे द एरिया ऑफ the triangle ABD that is equal to area of the triangle ACD। मतलब कि जो मीडियन होता है ना ट्रायंगल को, कोई भी जो मीडियन आप प्लॉट करते हो किसी भी ट्रायंगल में, तो जो मीडियन आपने प्लॉट किया ना वो मीडियन ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है कहने का मतलब दोनों ट्रायंगल का एरिया हमारे पास इक्वल होगा। तो इक्वल होगा तो इसको प्रॉब्लम में यूज कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान देना। मैं थोड़ा सा मान कर चलता हूं कि आपने 10th में एरिया ऑफ द ट्रायंगल कोऑर्डिनेट में आपने पढ़ रखा होगा। वैसे मैं आगे मैं बताऊंगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता क्या है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल के बारे में मैं थोड़ा सा मैं मान कर चलता हूं कि आप पढ़े होंगे कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट में 1/2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 और पूरे का मॉड होता है। मैं मान कर चल रहा हूं आप लोगों को थोड़ा सा पता है ये बात, ठीक है ना? तो आप एक बात बताओ कि उसका एरिया का फॉर्मूला, अगर एरिया से रिलेटेड हमारे पास प्रॉपर्टी है तो पक्की बात है एरिया का कुछ फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। यूज करने का मतलब क्या है, क्वेश्चन में यूज कैसे करेंगे हम लोग, आई मीन टू से इस प्रॉपर्टी को। तो जरा सोचो, अच्छे से ध्यान देना कि मैं ए का कोऑर्डिनेट दे दूं, बी का कोऑर्डिनेट दे दूं और डी का कोऑर्डिनेट दे दूं, लिसन टू मी, और मैं बोल दूं हमारे पास कि एबीसी का एरिया बताओ, ट्रायंगल एबीसी का एरिया बताओ, तो बड़े आराम से बोल दोगे एबीडी का एरिया निकाल देंगे। आपको पता है कि इस हमारे पास ये एडी मीडियन होगा तो एबीडी का जो एरिया होगा वो एसीडी के एरिया के इक्वल होगा। तो आप एबीडी का एरिया निकालना और उसका डबल कर देना, तो एबीसी ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। मैं जो बोलना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है ना? ध्यान देना। जैसे सपोज करो कि अगर हमने एग्जांपल में कुछ ऐसा दे दिया आपके पास, बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन में एप्लीकेशन समझेंगे कि प्रॉब्लम में यूज करने का तरीका मेनली समझना है। प्रॉपर्टी अगर जानते हो, कोई भी प्रॉपर्टी पढ़ते हो, चाहे फिजिक्स में पढ़ते हो, केमिस्ट्री में पढ़ते हो, मैथ्स में पढ़ते हो, तो प्रॉपर्टी जानने से फायदा तभी है जब उसको यूज करने का तरीका आप सीखो। क्योंकि मेनली हमारे पास ना एप्लीकेशन पार्ट को फोकस करना है। आईआईटी में एप्लीकेशन पार्ट ज्यादा आता है कि किसी भी चीज को प्रॉब्लम में यूज कैसे करें। तो चलो ध्यान दो, जैसे सपोज करो कि हमने दे दिया आपके पास ए का वर्टेक्स दे दिया, ए का वर्टेक्स दे दिया हमने 3,5, बी दे दिया -1,2 और ये हमने दे दिया एडी, आई टू से एडी हमारे पास मीडियन है, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया हमने 2,1, ठीक है ना बच्चों? और मेरे को एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी चाहिए। बड़े आराम से हम लोग बोल सकते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी के बारे में।
सॉल्यूशन में क्या बोलेंगे, सिंस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इस कॉन्सेप्ट से ए बी डी दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए डी सी या ए सी डी, है ना। और मैं इक्वल टू में बोल सकता हूं ना कि 2 टाइम्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल, या मैं ऐसा बोल देता हूं एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीडी इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल एसीडी। ये दोनों का एरिया इक्वल होगा, और दोनों का एरिया इक्वल होगा तो वे दोनों का एरिया में से किसी एक का एरिया निकाल देते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एबीडी का एबीसी का एरिया निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आप बताओ हमारे पास देयरफॉर बोल सकते हैं ना कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीडी। अब बताओ एबीडी का एरिया तो बड़े आराम से निकाल सकते हो एरिया के फॉर्मूला को यूज करते हुए। बताओ एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीडी के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, 2 टाइम्स, ध्यान देना एरिया का फॉर्मूला 1/2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ, अब बताओ x1 y1 इसको लेते हैं, x2 y2 इसको लेते हैं, x3 y3 इसे लेते हैं। तो बताओ x1 बोले तो 3 इंटू y2 माइनस y3 तो 2 माइनस 1 प्लस x2 बोले तो -1 तो y, ध्यान दो x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1। तब बताओ y3 माइनस y1 करेंगे हमारे पास तो 1 माइनस 5 प्लस x3 बोले तो 2 तो y1 माइनस y2 तो y1 माइनस y2 मतलब 5 माइनस 2। पूरे का मॉड कर लो, जो भी आएगा ये फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है ना। और ज्यादा मजेदार क्वेश्चन हमारे पास इसमें ऐसा बनता, ध्यान दो सारे लोग, देखो अच्छे से, मैं ना ऐसा कर देता हूं यहां पे कि ए का कोऑर्डिनेट में 3 कॉमा लेमडा कर लेता हूं मैं, जस्ट लिसन टू मी, और बी का कोऑर्डिनेट -1, 2, डी का कोऑर्डिनेट 2, 1 कर दिया मैंने। और हमने क्वेश्चन में ये दे दिया कि फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेमडा so that area of the triangle ABC equal to 5 square units। मतलब बोलना क्या चाह रहा हूं कि सर ऐसा है कि हमारे पास एरिया, आप ए बी और डी का कोऑर्डिनेट दोगे तो एबीसी का एरिया पे पहुंच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप एरिया ही दे दो सर, तो एरिया दो तो कोई ना कोई एक पैरामीटर के वैल्यू की बात करोगे, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन तो एक ही हमारे पास है। तो जी हाँ, मैं वही बात यहाँ पे कर रहा हूँ कि हमने एरिया ऑफ द ट्रायंगल दे दिया और बताओ लेमडा का वैल्यू क्या होगा। तो बड़े आराम से यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि आप बताओ सिंस एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 2 टाइम्स, बोल सकते हैं ना कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीडी। अब बताओ इसका वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 5 स्क्वायर यूनिट इक्वल टू 2 टाइम्स 1/2 टाइम्स क्या एरिया ऑफ द ट्रायंगल नहीं कर सकते हो, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी डी। अब बताओ एबीडी का एरिया का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, तो जैसे ही हमारे पास यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे ना तो जो मेरे पास इक्वेशन ये आ जाएगा वो लेमडा के फॉर्म में आएगा। और ध्यान देना मॉडुलस को लेकर हुए चलेंगे तो लेमडा के फॉर्म में मॉडुलस हमारे पास आएगा, बाहर में मॉड लगा रहेगा और मॉड को सॉल्व करना है कैसे, तो विद द हेल्प ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स में हमने मॉडुलस को कैसे ब्रेक किया था, कैसे बनाया था मॉडुलस के क्वेश्चन को, ये हमने बता रखा है आपको। उस कॉन्सेप्ट से बना दीजिएगा तो यहां से लेमडा का वैल्यू जनरेट हो जाएगा। क्या मैंने बोला सबको समझ में आया? तो इस तरीके से इसको इस प्रॉपर्टीज को प्रॉब्लम में हम लोग यूज करेंगे। अब आइए लेके चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। और लेके चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आई मीन टू से हमने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ा, अब प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करते हैं। P3 मतलब प्रॉपर्टी 3। देखो सेंट्रॉइड में ना एक छोटा सा पॉइंट ये भी है, ए बी सी हमारे पास ट्रायंगल है, ए का वर्टेक्स x1 y1 ले लिया, बी x2 y2 ले लिया और सी x3 y3 ले लिया। और ये हमने बोल दिया आपके पास G,
जी बोले तो सेंट्रॉइड। अच्छे से ध्यान देना सारे लोग, सेंट्रॉइड को अगर आप तीनों वर्टिसेस से मिलाते हो तो यहां पे आप देखो ना, यहां पे 3 ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल GAB, नेक्स्ट ट्रायंगल GBC और एक और ट्रायंगल बना GAC। ठीक है, तो सेंट्रॉइड एक बात ध्यान देना, सेंट्रॉइड को अगर तीनों वर्टिसेस से मिलाओगे तो हमारे पास 3 ट्रायंगल बनेगा और इनफैक्ट तीनों का एरिया इक्वल होगा। इट शुड बी रिमेंबर, आई मीन टू से इसको इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, सेंट्रॉइड डिवाइड एरिया ऑफ द ट्रायंगल area of the triangle ABC in 3 equal parts। इसको इस तरीके से लिख लें, that means area of the triangle GAB equal to area of the triangle GBC equal to area of the triangle GCA। तो ये बोल सकते हैं हमारे पास कि इक्वल टू 1/3 टाइम्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। मतलब कि हमारे पास ये तीनों पार्ट का एरिया इक्वल है, A1 A2 A3 इक्वल है, तो तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ABC का एरिया निकल जाएगा। तो ABC का एरिया निकल जाएगा तो मैं बोल सकता हूँ ना कि ABC का एरिया का जो होगा कोई भी A1 A2 A3 कितना होगा, 1/3 टाइम्स होगा। मतलब कि अगर मैं इसको प्रॉब्लम में यूज करना चाहूं तो कैसे यूज करूंगा इस डेफिनेशन को, आई मीन इस प्रॉपर्टी को। तो आप एक बात बताओ, हमने क्या बोला आपके पास, सेंट्रॉइड से अगर तीनों वर्टिसेस को मिलाओगे तो हमारे पास 3 ट्रायंगल मिलेगा और तीनों का एरिया इक्वल होगा। तो तीनों का एरिया इक्वल होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जरा सोचो बढ़िया से, अगर मैं इसको प्रॉब्लम में यूज करना चाहूं तो क्या मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन दे सकता हूं कि एक ट्रायंगल में वर्टिसेस A B C का कोऑर्डिनेट हमें दे दिया और हमने बोल दिया बताओ ट्रायंगल के अंदर एक ऐसा पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, सच दैट कि उस पॉइंट को तीनों वर्टिसेस से मिलाओगे तो 3 ट्रायंगल मिलेगा और तीनों ट्रायंगल का एरिया हमारे पास इक्वल हो जाए। ये कॉन्सेप्ट तो मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल कि वो तीनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। इसका मतलब है जो हमारे पास जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप पूछ रहे हो ना सर, वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ही होगा। आई मीन टू से कि सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल का फार्मूला से हमारे पास सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, आई मीन उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। और ये क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है, बता रहा हूं मैं। जैसे अगर हमने क्वेश्चन में आपके पास इसको कुछ इस तरीके से दे दिया, ABC कोऑर्डिनेट में दे दे रहा हूं यहाँ पे -2,1। मेरे को डाटा कुछ याद नहीं है कि एग्जैक्ट डाटा क्या था, मैं खुद अपने से फॉर्म करवा दे रहा हूं मैं। ये हमारे पास होगा 2,3 और ये मैंने मान लिया 4,7। ठीक है, अब हमने बोल दिया कि P पर्टिकुलर पॉइंट का मेरे को कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, सच दैट क्या सच दैट हमारे पास कि P को A से मिलाया, P को B से मिलाया और P को C से मिलाया, कि मतलब कि एरिया of the triangle PAC equal to area of the triangle PBC equal to area of the triangle PCA दिया हुआ है। तो मेरे को P का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो P का कोऑर्डिनेट चाहिए, इसका मतलब है किस कॉन्सेप्ट को लगाओगे, सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच सेंट्रॉइड डिवाइड एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इन 3 इक्वल पार्ट्स। आई मीन टू से कि जो हमारे पास P जो होगा वो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड ही होगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में बोल सकते हैं ना कि P will be centroid of the triangle ABC। Therefore हम लोग बोल सकते हैं P का कोऑर्डिनेट, ध्यान दो, therefore P इक्विवेलेंट टू क्या मैं बोलूंगा बताओ, सेंट्रॉइड का डेफिनेशन, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगा दो, -2 + 2 + 4/3 और ये हो जाएगा 1 + 3 + 7/3। तो यहां से मैं बोल दूंगा हमारे पास कि 4/3 हो गया और ये हो गया हमारे पास 11/3। समझ में आया ना। एक और छोटा सा क्वेश्चन इस पे हम लोग इस तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि एरिया से हमारे पास रिलेटेड प्रॉपर्टी है, तो एरिया से रिलेटेड हमने कुछ डाटा देख रहे क्वेश्चन बनाना है। मतलब मैं एरिया से रिलेटेड भी कुछ हमारे पास क्वेश्चन को सेट कर सकता हूं मैं। जैसे आप सपोज करो कि अगर हमने क्वेश्चन में आपके पास कुछ ऐसा दे दिया
मैं बार बार बोल रहा हूँ, एप्लीकेशन पार्ट को समझना है। ध्यान देना, किसी भी प्रॉपर्टी को जानने से फायदा तभी है जब उसके एप्लीकेशन पार्ट को आप अच्छे से समझते हो। जैसे अब सपोज करो कि हमने फिर नेक्स्ट एग्जांपल दे दिया आपको, ए बी और ये सी हमने दिया है, ठीक है ना, और हमने कुछ ऐसा किया आपके पास, ये एक पी पॉइंट दिया, तो पी पॉइंट ही क्या देना है, इसको जी दे रहा हूं मैं डायरेक्टली, और हमने इसका कोऑर्डिनेट दे दिया 3,5, इसका दे दिया -3,2 और जी का कोऑर्डिनेट दे दिया 1,1। तो मुझे ना ऐसा है, बढ़िया से समझना कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी को फाइंड आउट करने के लिए क्या, ए जी और बी का एरिया निकाल सकते हैं और उसका 3 टाइम्स कर दो, तो हमारे पास एबीसी का एरिया निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी बड़े आराम से आप लोग कर सकते हैं, कर लेना कैलकुलेशन। मैं हिंट दे रहा हूं, एमिनो से जो प्रॉपर्टी बताया था उसी प्रॉपर्टी का एक एप्लीकेशन है कि सिंस एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 1 बाई, एमिनो से ऐसा कर लें, एबीसी का एरिया चाहिए ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 3 टाइम्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल GAB। अब बताओ GAB का एरिया बड़े आराम से निकाल सकते हो एरिया के फॉर्मूला से, और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी निकल गया। मैं जो बोलना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना। या फिर क्वेश्चन को मैं इस तरीके से भी दे सकता था आपके पास, ध्यान दो सारे लोग, कि ABC और ये हमने दे दिया आपके पास G। अच्छे से समझना सारे लोग कि A का कोऑर्डिनेट हमने दे दिया 3, 4, -1, 2, और ये इसका G का कोऑर्डिनेट दे रहा हूं 2, मैं दे देता हूं अल्फा, ठीक है। और हमने क्या कह दिया कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी दे देता हूं 4 स्क्वायर यूनिट्स, देन मेरे को अल्फा का वैल्यू चाहिए। मतलब ध्यान दो, इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन दोनों में डिफरेंस, इसमें क्या था कि एरिया दिया गया था, सॉरी एरिया निकालना था एबीसी का, अब इसमें क्या दिया होगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ही दे दिया गया है। तो भैया अंडरस्टूड है, हमारे पास जब एरिया की बात करोगे तो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दोगे, और क्या, और पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट एबीसी का नहीं दिया, ए बी और जी का दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, ए बी जी के हेल्प से एबीसी का एरिया पे हम लोग पहुंच सकते हैं इस प्रॉपर्टी के हेल्प से, जो प्रॉपर्टी हमने भी बता रखा था उसी का एप्लीकेशन पार्ट को भी हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इस दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या हमारे पास है कि यहाँ पे हमारे पास ना ए बी जी का एरिया के हेल्प से हमारे पास एबीजी के इनटू से कोऑर्डिनेट के हेल्प से एबीसी ट्रायंगल के एरिया पे पहुंचना था। अब यहाँ पे क्या हमारे पास हुआ कि एबीसी का एरिया ही दे दिया गया है, और उसके हेल्प से चाहे ए का वैल्यू में या बी या जी में किसी एक में पैरामीटर लगा दो, बता लगाओ पैरामीटर का वैल्यू क्या होगा। लेकिन कोई एक पैरामीटर मतलब इस दोनों में से किसी एक को अननोन कर दो, या फिर इस दोनों में से किसी एक को अननोन कर दो, या फिर इस दोनों में से किसी एक को अननोन कर दो। तो अननोन है ना मेरे पास अल्फा, तो बड़े आराम से यहाँ पे भी कर सकते हैं सॉल्यूशन में। एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी बोल रहे हैं ना हमारे पास, तो बोलेंगे ना सिंस एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू, मैं बोल सकता हूँ ना 3 टाइम्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल GAB। अब बताओ हमारे पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी 4 दिया हुआ है ना, 4 इक्वल टू 3 टाइम्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल GAB। तो अब बताओ GAB का एरिया का फॉर्मूला, GAB के हेल्प से एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करोगे तो यहाँ पर एक्सप्रेशन आएगा, किस में आएगा, अल्फा के टर्म में आएगा, और अल्फा के टर्म में आएगा तो उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हुए अल्फा वैल्यू पे बड़े आराम से लोग पहुंच सकते हैं। तो प्रॉपर्टी को कैसे यूज कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना। तो आइए लेके चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग। देखो बच्चों, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये भी 9th के ज्योमेट्री से रिलेटेड है। प्रॉपर्टी ये है कि एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर टुगेदर ग्रेटर देन द ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड। आई मीन टू से कि हमने ना एक ट्रायंगल एबीसी लिया, ये हमारे पास एडी मीडियन, बीई मीडियन और सीएफ मीडियन हुआ। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हमने क्या किया कि दो साइड इकट्ठे एक साथ लेना है, इकट्ठे एक साथ करने का सेंस है दोनों का समेशन। तो हमने AB प्लस AC लिया, तो क्या बोला गया है कि हमारे पास टू साइड्स आर टुगेदर, आई मीन टू से ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड। तो हमारे पास AB और AC दो साइड लिया, तो थर्ड साइड का मीडियन हमारे पास क्या होगा BC,
थर्ड साइड बीसी हुआ ना, तो इसका मीडियन हमारे पास एडी हुआ, तो एडी हुआ तो उसका 2 टाइम्स से ग्रेटर होगा, तो उसी को हमने लिख दिया AB प्लस AC इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स AD। फिर से समझ लो, AB प्लस AC ये दो साइड हमने एक साथ लिया, तो एक साथ लेने के बाद जो हमारे पास समेशन जो हुआ हमारे पास, एक साथ कहने का मतलब वही है समेशन का जो वैल्यू होगा ना, जो थर्ड साइड जो बचा आपके पास उसका जो मीडियन होगा उसका डबल से ज्यादा होगा, तो 2 टाइम्स AD। तो उसी तरीके से मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, ध्यान देना बढ़िया से, AB प्लस AC का जो समेशन हुआ, जो थर्ड साइड हमारे पास मिला BC का मीडियन का डबल हुआ, तो मैं उसी तरीके से बोल सकता था आपके पास कि BC प्लस CA। तो बताओ BC प्लस CA लिया तो थर्ड साइड हमारे पास ये मिला, इसका मीडियन ये CF हुआ, तो ग्रेटर देन मैं 2 टाइम्स CF बोल सकता हूं। तो उसी तरीके से मैं ये दो साइड लेता हूं मैं, क्या ध्यान देना मेरी बात को, BC और हमने CA ले लिया, उसके बाद ध्यान दो AB और AC ले लिया हमने, तो अब बच गया क्या हमारे पास AB प्लस BC। तो आप बताओ AB प्लस BC लिया, तो AB और BC का जो थर्ड साइड हमारे पास मिला ये, इसका मीडियन हमारे पास BE, तो ग्रेटर देन 2 टाइम्स BE। अब बोलोगे कि इसको प्रॉब्लम में हम लोग यूज कैसे करेंगे, ध्यान देना सारे लोग, तो यूज कैसे करेंगे कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टली अपने आप में एक प्रॉब्लम ही आ जाएगा, प्रॉपर्टी अपने आप में एक प्रॉब्लम हो जाएगा। आई मीन टू से कि इसको एज ए ऑप्शन के फॉर्म में दे सकता हूं मैं। वो ऑप्शन के फॉर्म में कैसे, तो इसको क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें किसी एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि इफ AD BE and CF are medians of triangle ABC, then which of the following is true? A ऑप्शन में AD प्लस BE प्लस CF is less than AB प्लस BC प्लस CA। B ऑप्शन में AD प्लस BE प्लस CF is greater than AB प्लस BC प्लस CA। C ऑप्शन में हमारे पास AD प्लस BE प्लस CA is equal to AB प्लस BC प्लस CA। और एक D ऑप्शन दे दे रहा हूं मैं हमारे पास कि AD प्लस BE प्लस CF दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स हमारे पास क्या है, ध्यान देना सारे लोग, कि हमारे पास है AB प्लस BC प्लस CA। अब बताओ AD BE CF मीडियन हमारे पास ट्रायंगल का है, तो देखो सारे ऑप्शन में एक बहुत सारा चीज, सारे ऑप्शन में एक कॉमन चीज है, सब में ना AD BE CF AD BE CF AD BE CF AD BE CF, मतलब मीडियंस में हमारे पास समेशन दिया हुआ, मीडियन का लेंथ का समेशन, और ये सारा साइड्स में ही हमारे पास है, मीडियन और साइड्स में रिलेशन मेरे पास फाइंड आउट करने की बात कर रहा है। तो आप बताओ हमारे पास ये, ध्यान देना मेरे को, साइड्स, ये दो साइड्स लिया, तो ये दो साइड्स का समेशन जो हमारे पास हुआ, थर्ड साइड का जो मीडियन है उसका डबल हुआ, मतलब मीडियन ध्यान देना मेरा, मीडियन और साइड में रिलेशन, मीडियन और साइड में रिलेशन हमारे पास ये है। तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि तीनों को ऐड कर देते हैं हमारे पास, क्यों, मेरे पास ये डाटा किसी न किसी तरीके से कंप्लीट हो ही जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही है। तो बताओ 1 2 और 3 इस प्रॉपर्टी को मैं तीनों को ऐड करता हूं मैं यहाँ पे, ध्यान देना, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं मैं, तो आप बताओ इस तीनों को मैं ऐड करूंगा ना, तो AB और AB 2 टाइम्स AB, BC और BC 2 टाइम्स BC, CA और CS, AC बोल लो या CA बोल लो, बात बराबर है, 2 टाइम्स, तो 2 कॉमन कर लेता हूं, तो AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन, ध्यान देना इसको भी ऐड किया, आई मीन इसको तीनों को ऐड करो तो ये भी ऐड हो जाएगा हमारे पास, तो 2 टाइम्स हमारे पास हो जाएगा AD प्लस CF प्लस BE, और 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं हमारे पास। तो इस तरीके से देखना ना कि AB प्लस BC प्लस CA हमारे पास ग्रेटर देन हमारे पास क्या, AD प्लस CF प्लस BE। तो हमारे पास बताओ AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन AD प्लस BE प्लस CF, इस तरीके से हमारे पास A ऑप्शन सही है। क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है, ध्यान दे रहे हैं सारे लोग। और अगर मैं इसमें पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन सेट करना चाहूं तो ये भी बड़े आराम से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे ध्यान देना, जरा समझने की कोशिश करो, और इनफैक्ट पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा मजेदार आपके पास बनेगा।
पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन कहने का मतलब ये हुआ बेटा, ध्यान दो सारे लोग, जैसे सपोज करो अगर मैं किसी प्रॉपर्टी को यूज करना चाह रहा हूं, हमने एक छोटा सा क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दिया, ए बी सी, इसका कोऑर्डिनेट दे रहा हूं मैं, ठीक है, 2, अल्फा, इसका कोऑर्डिनेट दे रहा हूं मैं अल्फा, 4, और ये हमने एडी दिया, आई मीन एडी करने का मतलब हमारे पास कुछ ऐसा होगा, एडी का दे दिया, डी का कोऑर्डिनेट दे रहा हूं मैं, डी मतलब बोले तो मीडियन हमारे पास है, डी का कोऑर्डिनेट दे दिया 3, 5, ठीक है, और हमने आपके पास दे दिया इसका कोऑर्डिनेट 7, अल्फा -1। अच्छे से ध्यान देना, तो मैं बोल दे रहा हूं कि पता लगाओ अल्फा का वैल्यू क्या होगा, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा सच दैट AD is the median of the side BC। मेरी बात तो अच्छे से समझना, मेरे को अल्फा का वैल्यू चाहिए, क्या अल्फा का वैल्यू को निकालने के लिए सेंस क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि हमारे पास एडी जो बोला गया ना वो ट्रायंगल का, आई मीन एडी जो बारे में बोला गया ना वो बीसी साइड का मीडियन है हमारे पास। बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा ये कि मेरे को अल्फा का वैल्यू चाहिए और ये एडी मीडियन दिया हुआ है और पॉसिबल वैल्यू चाहिए मेरे को, तो पक्की बात है ये कॉन्सेप्ट लगा दो। क्या कॉन्सेप्ट आप बताओ? अगर मैं सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो सॉल्यूशन में बोल सकते हैं ना कि AB प्लस AC, AB प्लस AC इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स AD। टेल मी एवरीबॉडी, आप बताओ AB का लेंथ निकाल सकते हैं, AC का भी लेंथ निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, और इनफैक्ट AD का भी लेंथ निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। तीनों का वैल्यू पुट करो, अल्फा में इन इक्वेशन आएगा, साइन स्कीम के हेल्प से सॉल्व करो, अल्फा का वैल्यू दे देगा। कैसा अल्फा वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर ये प्रॉपर्टी आप जानते हो तो इस तरीके का क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं, और अगर प्रॉपर्टी ये नहीं जानते हो तो बड़ा टेंशन में आ जाओगे कि अल्फा का पॉसिबल वैल्यूज के, हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज की बात कर रहा है, कुछ अल्फा का 1-2 वैल्यू की बात करता है तो कुछ हम लोग दिमाग लगा भी देते हैं, लेकिन नहीं, मैं पॉसिबल वैल्यूज की बात कर रहा हूं। तो ये ज्यादा मजेदार क्वेश्चन हमारे पास है, तो ये प्रॉपर्टी पे ज्यादा मजेदार क्वेश्चन ये होगा कि पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन जब बनाना हो तो फटाफट इसको यूज करो, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी को कैसे यूज कर रहे हैं प्रॉब्लम में समझ में आ रहा है ना। इसी का एक सब केस है, ध्यान देना, इसी प्रॉपर्टी का एक, इसे भी याद रख लेना है आप लोगों को। प्रॉपर्टीज आई मीन टू से बोले तो 6 के फॉर्म में याद कर लो इसको, सॉरी 5 के फॉर्म में इसको याद कर लो। ये P5 हमारे पास है, P5 ये कहता है हमारे पास कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ध्यान देना, ये भी मीडियन से रिलेटेड हमारे पास आई मीन टू से प्रॉपर्टी हमारे पास है कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू जो होगा 2 टाइम्स BD स्क्वायर और BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर होगा। इसको भी चाहो तो आप प्रूफ कर सकते हो। तो बोलो मैं प्रूफ कैसे करूंगा? तो हमने बताया तो आपके पास प्रूविंग पे दिमाग खराब नहीं करना है आपको, और अगर बोलो दिमाग खराब करना चाहो तो सर तो भैया अच्छा है कि हमारे पास ट्रायंगल कोई भी ले लो ना, हमने बता ही रखा है इसके पहले क्लास में कि ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट इज वैलिड इन अ पार्ट ऑफ द प्लेन देन इट विल वैलिड फॉर ऑल द पार्ट ऑफ द प्लेन। आई मीन टू से किसी भी ट्रायंगल में हमारे पास ये रिलेशन मेरे को प्रूफ करना है, ये रिलेशन प्रूफ करना है तो ट्रायंगल हमारे पास ले लेंगे कि ABC इज अ ट्रायंगल सच दैट A का कोऑर्डिनेट ले लेंगे 0 0, B का A, 0 और C का कोऑर्डिनेट हमारे पास B, C ले लेंगे। और क्योंकि सारा जो हमने फार्मूला जो भी हम प्रॉपर्टी बता रहे हैं वो तो डिस्टेंस फार्मूले को ध्यान में रखते हुए ही बता रहे हैं कि अभी हम लोग डिस्टेंस फार्मूला ही पढ़े हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और एक सेक्शन फार्मूला, ये 2 फार्मूला के अलावा कोई फार्मूला पढ़े ही नहीं है। तो मैं कोई वैसा प्रॉपर्टी को आपके पास इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहा हूं कि सच दैट कि वो उससे रिलेटेड उस प्रॉपर्टी में जो भी हमारे पास टर्म आ रहा हो वो कुछ डिफरेंट आई मीन टू से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो, डिफरेंट कॉन्सेप्ट आई मीन टू से कि अदर देन डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला। तो मैं उसी प्रॉपर्टी को फोकस करने की कोशिश कर रहा हूं और उसका एप्लीकेशन पार्ट को बताने की कोशिश कर रहा हूं जो डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला से लिंक है। क्लियर है ना?
तो रहा सवाल कि सर इसको प्रॉब्लम में यूज करने का तरीका, तो जैसे अभी हम लोग इसको यूज कर रहे हैं उसी तरीके से आप इसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम लोग बात कर लेते हैं। ध्यान देना, प्रॉपर्टीज नंबर 6 नंबर प्रॉपर्टीज हम लोग बात करते हैं। ए बी सी एक ट्राइंगल हमारे पास है, वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3 हमने ले लिया। ये हमारे पास मीडियंस हो गया। मीडियंस बोले तो हमारे पास, मैं मीडियंस को दिखाता नहीं हूं, ये डी हमारे पास BC का मिड पॉइंट है, ई हमारे पास ए और सी का मिड पॉइंट है, एफ हमारे पास जो है ए और बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, अब इतना बात पक्का है, ध्यान देना हमारे पास कि डी और एफ को अगर आप मिलाते हो तो ये जो साइड हमारे पास मिला वो ऑलवेज एसी के पैरेलल होगा, डीएफ पैरेलल टू एसी। उसी तरीके से डीई को अगर आप मिलाओगे तो ये जो होगा बाय ज्योमेट्री एबी के पैरेलल होगा, डीई पैरेलल टू एबी। उसी तरीके से EF को अगर आप मिलाओगे तो ये जो हमारे पास साइड होगा ना वो BC के पैरेलल होगा। आई मीन टू से कि EF पैरेलल टू BC। ये 9th में आप लोग पढ़े होंगे। और जो मैं बताना चाह रहा हूं यहाँ पे ध्यान देना कि DEF के हेल्प से जो सेंट्रॉइड बनेगा, मतलब DEF ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होगा और ABC का जो सेंट्रॉइड होगा वो दोनों कॉन्साइड करता है ऑलवेज। I mean to say the centroid of the triangle ABC coincides the centroid of the triangle formed by the midpoints of the sides of the triangle. It should be remember. बोलना क्या चाह रहा हूं कि centroid of the triangle ABC equal to सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, मैं बोल सकता हूं DEF। तो बोलो ठीक है, हमने ये मान लिया कि हमारे पास ट्रायंगल का मिड पॉइंट क्या है, ट्रायंगल का साइड का मिड पॉइंट से जो आप ट्रायंगल बनाओगे, आई मीन टू से जो ट्रायंगल बनाओगे वो DEF ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा और ABC ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा, तो वो दोनों कोइंसाइड करेगा। अब दोनों कोइंसाइड करेगा तो इसका एप्लीकेशन क्या होगा, हमने मान लिया ये एज अ रिजल्ट है, बट इसको प्रॉब्लम में यूज कैसे करेंगे, तो बिल्कुल यूज करेंगे। याद करो सेंट्रॉइड में हमने सेकंड क्वेश्चन बताया था आपके पास कि पहला क्वेश्चन तो ये था हमारे पास कि ट्रायंगल का वर्टिसेस दे दिया जाए और बोल दिया जाए सेंट्रॉइड क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये था कि मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स का वर्टिसेस, मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स का कोऑर्डिनेट दे दिया जाए तो सेंट्रॉइड क्या होगा। तो वहां पे हमने बताया था सेंट्रॉइड निकालने के लिए x1 y1 x2 y2 और x3 y3 निकाल लो। और हमने वहां पे ये भी बात बोला था कि इसमें बहुत सारा मेथड्स है, तो अभी हम लोग वैसे मेथड को करेंगे। हमने बोला था कि अभी हमने वैसे मेथड को करना है जो सिंपलेस्ट हो, आई मीन टू से विद द हेल्प ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। लेकिन उस क्वेश्चन को आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। बोलो कैसे कर सकते हैं, तो आप बताओ ना, x1 y1 x2 y2 x3 y3 अगर नहीं दिया जाए, मेरे को DEF का कोऑर्डिनेट दे दिया जाए, ABC का सेंट्रॉइड पूछ दिया जाए, तो DEF की हेल्प से जो ट्रायंगल हमारे पास बनेगा उसका जो सेंट्रॉइड होगा वो ABC ट्रायंगल के सेंट्रॉइड को कोइंसाइड करेगा। व्हाट डज इट मीन बाय दिस? लिसन टू मी, आई मीन टू से कि हमारे पास DEF के हेल्प से ट्रायंगल जो बना उसका सेंट्रॉइड आप निकाल लो, उसका जो सेंट्रॉइड होगा ABC के सेंट्रॉइड जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो यही तो हमारे पास कॉन्सेप्ट बोल रहा है, आई मीन टू से प्रॉपर्टीज बोल रहा है। मतलब कि अगर मैं इसको एक छोटा सा एग्जांपल से हम लोग डिस्कस करना चाहें तो ABC हमने ट्रायंगल लिया और ये D, ये E और ये हमने F, मतलब कि हमारे पास मिड पॉइंट्स ले लिया ट्रायंगल के साइड का। D का कोऑर्डिनेट -3/2, 0 ले लिया, ये 1, 4 ले लिया और F का कोऑर्डिनेट ले लिया -2, ले लिया 1। ठीक है, तो मेरे को ये G चाहिए हमारे पास कि G ऑफ ABC मेरे को पता लगाना है। तो G ऑफ ABC मेरे को पता लगाना है, मैंने G ऑफ ट्रायंगल ABC मेरे को पता लगाना है। तो हमारे पास एक तरीका तो ये है कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 निकाल लो, जो हमने इसके पहले बहुत सारे कुछ देर पहले हमने डिस्कस भी किया था। और दूसरा हमारे पास ये आ गया, ये कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं
यहां पे। तो आप बताओ, फिगर फिर से बना लेता हूं मैं। देखो बच्चों, ए बी सी, ये हमारे पास डी -3/2, 0, ये ई हमारे पास 1 4 है, और ये एफ हमारे पास है -2 और 1 है। तो क्यों ना हम लोग करें कि ये डी ई एफ को मिलाते हुए हमने एक ट्रायंगल बना लिया। और अभी हम लोगों को पता है हमारे पास कि डी ई एफ ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा वो एबीसी के सेंट्रॉइड से कोइंसाइड करेगा। तो डी ई एफ ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकाल देते हैं, और वही सेंट्रॉइड जो होगा एबीसी के ट्रायंगल का एबीसी ट्रायंगल का होगा। तो आप बताओ, जी ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू कितना होगा, बताओ। तो आप बताओ, x1 y1 x2 y2 x3 y3, x1 y1 x2 y2 x3 y3 कैसे भी ले लो आप। तो -3/2 + 1 + -2/3 और 0 + 4 + 1/3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग जरा। तो ये आ जाएगा -3/2 -1/3 और ये हो जाएगा 5/3। आई मीन टू से ये हो जाएगा कितना, बताओ। तो -5/6 और ये 5/3। जस्ट लिसन टू मी, ध्यान देना सारे लोग। तो कहना क्या चाहूंगा मैं कि आप लोग जानते हैं ना, सिंस G ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू G ऑफ ट्रायंगल ABC, देयरफॉर सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू -5/6 और 5/3। तो कैसे प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है ना सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर सभी को? पक्का ना? चलिए आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखो बच्चों, कुछ और प्रॉपर्टीज हम लोग के पास बचा हुआ है। हम लोग के पास नहीं, मेरे पास नहीं, बुक में जो आपके सिलेबस में है। प्रॉपर्टीज तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज भी हैं, बट हम लोग सेक्शन फार्मूला और आई मीन टू से कि डिस्टेंस फार्मूला को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं और प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन पार्ट को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग के पास है, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, आई मीन टू से ट्रायंगल का मीडियंस और साइड में रिलेशन हमने एक बता भी रखा है, ठीक है, इनइक्वालिटी रिलेशन में। एक और रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि हमारे पास एडी बीई और सीएफ किसी भी ट्रायंगल का मीडियन हमने लिया ना, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ध्यान देना, ट्रायंगल का साइड का स्क्वायर का समेशन का 3 टाइम्स जो होगा वो ट्रायंगल का मीडियंस का स्क्वायर का समेशन का 4 टाइम्स होगा। आई मीन टू से कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग इसको इस तरीके से भी और हम लोग यूज कर सकते हैं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर डिवाइडेड बाई AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर का जो रेशियो होगा वो हमारे पास में बोलूंगा 4:3 होगा। तो डायरेक्टली इसके बेस्ड भी क्वेश्चन हम लोगों के पास आता है, ठीक है। अब इससे बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, आई मीन टू से इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो देखो ना, हमारे पास ट्रायंगल का साइड, आई मीन टू से ट्रायंगल का साइड बोले तो हमारे पास ऐसा बोलेंगे ABC वर्टिसेस में दे दूं, मेरी बात को अच्छे से समझना, ABC वर्टिसेस में दे देता हूं, तो ट्रायंगल का साइड का लेंथ भी निकल जाएगा, इनफैक्ट मीडियन का लेंथ भी निकल जाएगा। तो इसको आप प्रूव भी कर सकते हो कि ये फॉर्मूला हमारे पास सही है या नहीं है। कैसे प्रूफ कर सकते हो? तो वही हमारे पास इफ ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट इज वैलिड इन अ पार्ट ऑफ द प्लेन देन इट विल वैलिड फॉर ऑल द पार्ट ऑफ द प्लेन। से ट्रायंगल का डेटा ले लेना और LHS और RHS में आपके पास वैल्यू लेकर के इक्वेट कर देना, LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा, है कि नहीं? क्लियर है ना? तो हम लोग इसको यूज करने का तरीका में कुछ इस तरीके से समझ लें, ध्यान देना सारे लोग, कि हो सकता है आपके पास, मेरी बात को ध्यान दो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का वैल्यू है, मैं तो इसका लेंथ और इसका लेंथ में दे दूं, इसका लेंथ ना दूं, मेरी बात को ध्यान देना, डायरेक्ट लेंथ से रिलेट करता हूं, इसका लेंथ दे दूं और मैं इसका लेंथ दे दूं और बोल दूं इसका लेंथ बताओ क्या होगा। अच्छे से समझना, इसका लेंथ बताओ क्या होगा। अगर ये मीडियन का, तीनों मीडियन का लेंथ हमारे पास दे दिया गया है, तो तीनों मीडियन का लेंथ दे दिया जाएगा, तो ये और ये तीनों मीडियन का लेंथ यहाँ पे यूज कर देंगे, मतलब ये फॉर्मूला यूज कर देंगे, तो हमारे पास AC का वैल्यू तो आराम से निकल सकता है, AB और BC का वैल्यू मैंने बोला ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर से समझने की कोशिश करना, मैं बोल रहा हूं कि लेंथ ही डायरेक्टली मैं दे देता हूं कि AB का लेंथ देता हूं, BC का लेंथ दे देता हूं मैं, ठीक है, और मैं बोलता हूं CA का लेंथ क्या होगा अगर मैं बोलूं तीनों मीडियन का लेंथ हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो मीडियन, ध्यान रखना, मीडियन और ट्रायंगल का साइड में रिलेशन हमारे पास जो है इसको यूज करेंगे तो फटाफट हमारे पास AC का लेंथ का वैल्यू निकल जाएगा। इज इट क्लियर नॉट? टेल मी एवरीबॉडी,
राइट ना। या फिर डायरेक्टली ऐसा भी हो सकता है हमारे पास, ध्यान देना कि इसको ही एज ए क्वेश्चन के फॉर्म में मैं पूछ सकता हूं कि पता लगाओ, मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि मैंने ए बी का लेंथ दे दिया, बीसी का लेंथ दे दिया, एसी का लेंथ दे दिया, मतलब ट्रायंगल का साइड का लेंथ मैंने दे दिया, ठीक है, मीडियंस का भी लेंथ हमने दे दिया, मेरी बात को समझना, मीडियंस का भी लेंथ दे दिया, तो मैं आपके पास पूछ सकता हूं ना कि ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर डिवाइड बाय ad स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, मतलब रेशियो वैल्यू का वैल्यू क्या होगा। तो लेंथ कुछ भी दे दो सर आप, क्या फर्क पड़ता है, जो रेशियो होगा ऑलवेज 4:3 ही होगा, क्योंकि आपके पास अपने आप एक प्रॉपर्टी है। मतलब बोलना क्या चाह रहा हूं कि वहां पे कोई स्टूडेंट क्या करेगा कि हमारे पास वर्टिसेस अगर दे दिया जाए, मेरी बात को ध्यान देना, वर्टिसेस दे दिया जाए, अच्छे समझना, वर्टिसेस दे दिया जाए या फिर लेंथ दे दिया जाए, तो लेंथ देगा तो सारे का लेंथ का वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायरिंग करते हुए लेंथ का वैल्यू पुट करेंगे और डिवाइड करके रेशियो निकालेंगे। मैं बोलूंगा निकालने की जरूरत क्या है, वो तो आपके पास बेवकूफ बना रहा है, वो फालतू का टाइम वेस्ट करोगे आप। डायरेक्टली रेशियो याद कर लो ना, 4:3 होता है, 4:3 देखेंगे और कौन सा ऑप्शन है टिक करेंगे और आगे निकल जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है कि ट्रायंगल का जो आई मीन टू से मिड ट्रायंगल का साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए जो ट्रायंगल हमारे पास बनेगा, हमने बता रखा था इसके पहले कि हमारे पास लिसन टू मी कि DEF का जो सेंट्रॉइड होगा वो ABC के सेंट्रॉइड से कोइंसाइड करेगा, और एक एरिया में भी रिलेशन है कि ट्रायंगल DEF का जो एरिया होगा ना वो ओरिजिनल ट्रायंगल आई मीन ABC का ट्रायंगल का एरिया का 1/4 टाइम्स होता है। तो आप इसको भी प्रॉब्लम में यूज कर सकते हो, आई मीन प्रॉपर्टी एज ए प्रॉपर्टी के फॉर्म में यूज कर सकते हो। हमने लिख भी दिया है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल DEF इक्वल टू 1/4 टाइम्स द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। अब इसको प्रॉब्लम में यूज कैसे करेंगे, तो एरिया से ही रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन में आपके पास इसका यूज होगा। यूज कैसे होगा, तो हो सकता है आपके पास, ध्यान देना, छोटा सा क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसा दे सकता हूं कि ABC, अच्छे से ध्यान दो, वर्टिसेस दे रहा हूं 1,2, ये 3,5 और ये 7,9 हमने दे दिया, ठीक है, और ये हमने दे दिया D E और ये F, जहां पर ये मिड पॉइंट्स है हमने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है। तो मेरे को ना एरिया ऑफ द ट्रायंगल DEF चाहिए, क्या होगा, बड़े आराम से यूज कर सकते हो। एरिया ऑफ द ट्रायंगल DEF हमारे पास कितना होगा, तो ABC का एरिया निकाल दो और उसको 1/4 कर दो, तो हमारे पास DEF का एरिया निकल जाएगा। या फिर इसका रिवर्स भी दे सकते थे। रिवर्स करने का मतलब क्या हुआ, इसको इस तरीके से समझेंगे, ध्यान दो सारे लोग, कि मैं क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकता था, छोटा सा एग्जांपल ये ABC और ये मिड पॉइंट हमने ले लिया, मिड पॉइंट बोले तो DE और ये F, मिड पॉइंट हमने इंडिकेशन भी दे दिया, ये लेंथ इक्वल हमारे पास है। और हमने आपके पास क्वेश्चन में क्या दे दिया, ध्यान देना सारे लोग, कि मैं ना ये वर्टेक्स दे रहा हूं, ध्यान देना, ये और ये तीनों का कोऑर्डिनेट दे देता हूं मैं, बोले तो -1,1, 3,5 और ये 7,9, और मैं बोलूं बता लगाओ एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC क्या होगा। तो मैं बोलूंगा ना आंसर में कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल DEF, मतलब DEF का एरिया तो निकाल सकते हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, समझ में आ रहा है ना, तो हमारे पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC निकल जाएगा, क्लियर है ना। और एक लास्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट प्रॉपर्टी कहने का सब सेंस ये है कि आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, ऐसे तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं बट सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला को ध्यान में रखते हुए एक लास्ट प्रॉपर्टी बता रहा हूं कि जो हमारे पास सेंट्रॉइड, जस्ट लिसन टू मी, सेंट्रॉइड को आप तीनों वर्टिसेस से मिलाते हो, G को A से मिलाया, G को B से मिलाया, G को C से मिलाया, तो 3 ट्रायंगल मिला था, तीनों का एरिया हमारे पास इक्वल हुआ था, हमने ये बता रखा था, उसको प्रॉब्लम में यूज कैसे करेंगे ये भी हमने बता रखा था, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये समझ लेते हैं हम लोग, ध्यान देना कि ये AD मीडियन हो गया, ये BE मीडियन हो गया, ये CF मीडियन हो गया, तो इस तरीके से इसमें अगर मैं फिगर में देखूं ना तो ट्रायंगल हमारे पास कितना बनेगा, ध्यान देना, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5 और मैं बोल देता हूं ये A6, मतलब ये 6 ट्रायंगल बन रहा है। तो मैं बताऊं इनफैक्ट 6 ट्रायंगल का एरिया हम लोग के पास इक्वल होता है। आई मीन टू से कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, मैं नहीं बोलूं कि मैं बोल रहा हूं एरिया ऑफ की बात करता हूं, क्योंकि स्पेस कम है इसलिए लिखने से बताता हूं, एरिया ऑफ A1 इक्वल टू एरिया ऑफ A2 इक्वल टू एरिया ऑफ A3 इक्वल टू एरिया ऑफ A4 इक्वल टू एरिया ऑफ A5 इक्वल टू एरिया ऑफ A6। क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है, ध्यान दे रहे हैं सारे लोग। तो हम लोग को इसको ध्यान में रखना है
कि हमारे पास A1, A2, A3, A4, A5 और A6 का एरिया इक्वल होता है। इक्वल होने का मतलब क्या हुआ हमारे पास, अगर प्रॉब्लम में यूज करने का तरीका समझू तो प्रैक्टिकली जरा सोचो कि हमने A का कोऑर्डिनेट दे दिया, बढ़िया समझना, F का कोऑर्डिनेट दे दिया और G का कोऑर्डिनेट दे दिया, तो A, F और G का कोऑर्डिनेट दे दिया और बोल दिया मैंने, बताओ ABC का एरिया क्या होगा। तो A, F और G के हेल्प से जो ट्रायंगल मिला उसका एरिया निकाल दो एरिया के फॉर्मूले से, और चूंकि सारे का एरिया इक्वल है तो हमारे पास 6 ट्रायंगल मिला, तो A, F और G का एरिया निकालेंगे, उस ट्रायंगल के एरिया के हेल्प से ABC का जो एरिया होगा 6 टाइम्स हो जाएगा। मतलब A, F, G से लेकर जो ट्रायंगल मिला उसका एरिया निकाल दो, उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ABC का एरिया निकल जाएगा। और एक बात ध्यान देना कि किसी भी ट्रायंगल में अगर सारा मीडियंस हमारे पास इक्वल है ना, इक्वल कहने का मतलब है कि मीडियंस का लेंथ इक्वल है ना, तो ट्रायंगल का साइड का लेंथ भी इक्वल होगा। इट शुड बी रिमेंबर, ये मैंडेटरी है। तो हमने उस बात को भी लिख दिया कि ऑल द मीडियंस आर द सेम देन ऑल द साइड्स आर द सेम। बोलोगे इसका क्या सेंस है, प्रॉब्लम में यूज किया है, तो है ना यूज, जरा सोचो ना। अगर हमने आपके पास, जस्ट लिसन टू मी, अगर हमने आपके पास मीडियंस का ही लेंथ हमने आपको दे दिया कि किसी भी ट्रायंगल में मीडियन का लेंथ दे दिया, मीडियन का लेंथ, सारे मीडियन का लेंथ इक्वल है, तो बताओ ट्रायंगल कौन सा होगा। छोटा सा क्वेश्चन, ए में इक्विलैटरल, बी में राइट एंगल, सी में आइसोसेलेस, डी में हमारे पास स्केलेन ट्रायंगल, तो सारे मीडियन का लेंथ इक्वल होगा तो पक्की बात है सारे साइड का लेंथ इक्वल होगा, हमने बता रखा है एज ए प्रॉपर्टी, और सारे साइड का लेंथ इक्वल होगा तो जो ट्रायंगल होगा हमारे पास वो इक्विलैटरल होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम में, ठीक है। तो बच्चों आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। आई मीन टू से कि सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल में इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आईआईटी का मेन एंड एडवांस लेवल तक में, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इन सेंटर, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज, और आगे सीक्वेंस में हम लोग चैप्टर को, आई मीन टू से लेक्चर को बढ़ाते जाएंगे। आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।